जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। जम्मू राज्य में स्थित कटरा और कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर आप सब ने सुना ही होगा। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए इरादा बना रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि माता वैष्णो देवी के मंदिर कैसे पहुंचना है, कितना खर्चा आएगा और क्या क्या हमारे पास साधन हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सबसे उचित समय कौन सा रहेगा हमको वैष्णो देवी दरबार जाने के लिए। उससे पहले हमारे चैनल टीवी वीआर ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वैष्णो देवी कैसे पहुँचे। सबसे पहले आपको जम्मू आना पड़ेगा। जम्मू आने के लिए भी दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात मैं करूँ तो दोस्तों वो है बाय ट्रेन। दोस्तों, आपको अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी जम्मू के लिए। अगर नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आ सकते हो और दिल्ली से भी आप जम्मू पहुंच सकते हैं, क्योंकि जम्मू के लिए दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। तो जम्मू से आगे आपको और अभी जाना पड़ेगा कटरा, जो कि है 68 किलोमीटर। जम्मू से कटरा के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं। यदि आप दिल्ली से ट्रेन लिए हैं तो डायरेक्ट आपको कटरा के लिए ट्रेन मिल जाएगी। तो दोस्तों, कटरा तो हम ट्रेन के माध्यम से पहुंच चुके हैं। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप जम्मू होते हुए कटरा आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको ट्रेन नहीं मिलती है कटरा के लिए, तो आप जम्मू स्टेशन के बाहर चले जाए बस स्टैंड, और बस स्टैंड में हर आधे घंटे में आपको बस मिल जाएगी। वहाँ से 2 घंटे में आपका कटरा का सफ़र तय हो जाए। दोस्तों, तीसरे ऑप्शन की बात करता हूँ मैं फ़्लाइट से। दोस्तों, नियरेस्ट फ़्लाइट आपकी पठानकोट है, लेकिन पठानकोट तक सारी फ़्लाइट नहीं आ पाती। दोस्तों, आप चंडीगढ़ आ सकते हैं या फिर आप अमृतसर आ सकते हैं। वहाँ से आप बाय ट्रेन बाय बस आ सकते हैं। वहाँ से आप कटरा पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब कटरा पहुँच चुके हैं। कटरा के बाद अब हमको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। दोस्तों, अगर आप शाम को कटरा पहुँच रहे हैं तो अगर आपको अंधेरा हो जा रहा है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस दिन कटरा में ही रुक जाइए और अर्ली मॉर्निंग आप ट्रैकिंग करना स्टार्ट दीजिए माता वैष्णो देवी के लिए। तो दोस्तों, कटरा में रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला तो ये कि आप प्राइवेट होटल ले लीजिए और दूसरा ये कि आप श्राइन बोर्ड का रूम आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आएगा आपके मन में कि श्राइन बोर्ड क्या है। दोस्तों, श्राइन बोर्ड हमारा वैष्णो देवी की जो संस्था है, यानी उनका ट्रस्ट है। ट्रस्ट की तरफ से कटरा में रूम की फैसिलिटी आपको दी गई है, तो आप वहाँ के रूम भी ले सकते हैं। वहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, श्राइन बोर्ड के भी वहाँ रूम है और उस कॉम्प्लेक्स का नाम है निहारिका कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स में। अगर आप डॉर्मेंट्री चाहते हैं तो आप डॉर्मेंट्री ले सकते हैं। यदि आप रूम लेना चाहते हैं तो रूम भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वहाँ पर रूम नहीं मिलता है तो वहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल भी अवेलेबल है। वहाँ पर आपको 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के ढेर सारे होटल मिल जाएंगे, जो कि बस स्टैंड से ही लगा हुआ है। दोस्तों, बस स्टैंड के बाजू में आपका निहारिका कॉम्प्लेक्स है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, आपको श्राइन बोर्ड की रूम मिल जाती है, तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही बस स्टैंड से लगा हुआ है, आप वहां जाके ठहर सकते हैं। दोस्तों, अगर खाने पीने की बात करूं तो वहां खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएंगी। वहाँ पे बहुत सारे होटल है और उनका जो रेट है वो भी नॉमिनल रेट है, यानी कि थाली सिस्टम के हिसाब से मैं बात करूँ तो 80 रुपये 100 रुपये में आपको कटरा में आराम से खाना उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात दोस्तों सबसे पहले आपको काम करना है। वैष्णो देवी यात्रा के लिए बढ़ेंगे तो यात्रा पर्ची निकलवाना बहुत ज़रूरी है। यात्रा पर्ची का मतलब है एक्सिस कार्ड। एक्सिस कार्ड हमारा कटरा से निकल जाएगा और बस स्टैंड से भी लगा हुआ है और वहाँ से भी आप निकलवा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर बना हुआ है, वहाँ से भी आप यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। या फिर आप ऑफलाइन नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसी वेबसाइट में आप जाकर विजिट करके अपनी यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। जो भी आपका डेट रहेगा उसी डेट का आप यात्रा पर्ची निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी वैष्णो देवी यात्रा की तरफ। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि माता के दरबार में पहुँचने के लिए किन किन जगहों को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो में मैं इन सारे जगहों के नाम यूज करूँगा, इसलिए आप पहले एक लाइन डायग्राम के साथ थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों, अभी हम कटरा पे हैं और हमको माता वैष्णो देवी के पास जाना है। जहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है उस जगह को कहा जाता है भवन। और दोस्तों, भवन और कटरा के बीच में हमारा एक जगह पड़ता है अर्धकुमारी। लेकिन दोस्तों, आपको जो पैदल यात्रा करनी है वो कटरा से नहीं करनी, बल्कि आपको ताराकोट मार्ग या बाणगंगा मार्ग से करना है। सबसे पहले मार्ग की बात करूँ तो वो है बाणगंगा। दोस्तों, बाणगंगा मार्ग से आपको कटरा से बाणगंगा मार्ग पहले कैसे पहुँचे, तो आपको ऑटो वाला छोड़ देगा और बाणगंगा से लेके आपको भवन तक, यानी माता वैष्णो देवी के दरबार तक जो दूरी रहेगी वो आपकी 12 किलोमीटर की रहेगी। दोस्तों, बात करता हूँ मैं यहाँ बाणगंगा से भवन जाने के लिए हमको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी
क्या क्या चीज़ हमको साथ में देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप बाणगंगा होते हुए भवन जाते हैं तो आपको जो समस्या आएगी वो एक चीज़ की आएगी कि वहाँ पे जो रास्ता है, जो आप चढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे घोड़े खच्चरों का आवागमन चालू रहता है, जिससे होता ये है कि थोड़ी बहुत समस्या रहती है पैदल चलने में। और दूसरी चीज़ ये है, आपको बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो आप दो चीज़ के दर्शन कर सकते हैं। पहला तो ये कि बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं और दूसरा आपको माता के चरण पादुका के दर्शन करने को मिल जाएगा। लेकिन यही अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ताराकोट मार्ग की, अगर आप ताराकोट मार्ग से भवन जाते हैं तो वो 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, यानी कि ये 14 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। लेकिन दोस्तों, ताराकोट मार्ग बहुत ही कन्वीनियंट मार्ग है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे सिर्फ पैदल यात्री चलते हैं। नया मार्ग ये बनाया गया है और नए मार्ग को ही हम ताराकोट मार्ग कहते हैं। और दूसरा ये है कि भले ही आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन यहाँ एकदम शांत और कम चढ़ाई में आप भवन पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर बाणगंगा मार्ग से आप जाते हैं तो उसकी चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा थकान ज़्यादा होगा। वहीं ताराकोट मार्ग की चढ़ाई थोड़ी कम है, 2 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो ताराकोट मार्ग से आप भवन जा सकते हैं और बाणगंगा मार्ग से भी भवन जा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ताराकोट मार्ग से भवन पहुँचे, वापसी आने के लिए आप बाणगंगा मार्ग से आइए, क्योंकि हमको ज़रूरी भी है माता के चरण पादुका का दर्शन करना और बाणगंगा में स्नान करना। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि ताराकोट से जो भवन पहुँच रहे थे, यानी माता के दरबार पहुँच रहे थे, वहाँ बीच में एक जगह और रहता है जिसका नाम है अर्धकुमारी। दोस्तों, अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो वाया अर्धकुमारी होके जाना पड़ेगा। बाणगंगा मार्ग से जाओगे तो भी आपको होके जाना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब आप किसी भी मार्ग से जाइए, आपको अर्धकुमारी होके ही जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप घोड़े खच्चर से या फिर पिट्ठू से जाना चाहते हैं या पालकी से जाना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन बाणगंगा है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि आप ताराकोट मार्ग से घोड़े खच्चर से नहीं जा सकते। अगर आपको स्वास्थ्य प्रॉब्लम है या चलने में दिक्कत है तो आप बाणगंगा मार्ग ही अपना विकल्प चुनिए। दोस्तों, रेट की बात करूं, अगर आप घोड़े से जाना चाहते हो तो घोड़े का जो किराया है 1200 रुपये एक व्यक्ति, और पालकी की बात करें तो दोस्तों पालकी की रेट 3200 रुपये होगा। दोस्तों, अगर आप बाणगंगा मार्ग से जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको एक गुलशन लंगर भी मिलेगा। वहाँ पे लंगर में आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बाणगंगा का नज़ारा भी देख सकते हैं और साथ ही साथ माता के चरण पादुका के दर्शन भी कर सकते हैं। चरण पादुका के दर्शन के साथ ही आप आगे बढ़िए माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ। दोस्तों, बात करते हैं हम ताराकोट मार्ग की। अगर हम वहाँ से जाएंगे तो हमको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ताराकोट मार्ग से जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक लंगर देखने को मिलेगा जो कि साइन बोर्ड का है, और दूसरी चीज़ आपको भोजनालय मिलेंगे देखने को, और साथ ही साथ जगह जगह आपको टी स्टॉल भी देखने को मिलेंगे। जगह जगह रिफ्रेशर सेंटर देखने को मिलेगा, वॉशरूम की सुविधाएं हैं, रेस्ट करने के लिए आपको वहाँ पे चेयर लगी हुई है, साथ ही साथ डिस्पेंसरी की भी सुविधाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप डिस्पेंसरी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे बाणगंगा मार्ग से जाइए या ताराकोट मार्ग से जाइए, हमको सबसे पहले पहुँचना है अर्धकुमारी। तो दोस्तों, आप पैदल यात्रा करिए, चाहे घोड़े खच्चर से जाइए, आप चाहे पालकी से जाइए, जैसे आपको उचित लगता है आप यात्रा करिए। दोस्तों, अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्टेमिना है, आप किस स्पीड से चल रहे हैं, उस हिसाब से आप वहाँ पे समय लग जाएगा। लेकिन एक नॉमिनल समय की बात करूँ तो आपको 7 से 8 घंटा पैदल यात्रा पूर्ण कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये आएगा कि हम अर्धकुमारी में क्यों रुके। अर्धकुमारी में रुकने के लिए आपके पास 2 कारण हैं। पहले कारण की दोस्तों मैं बात करूं तो है गर्भगृह। गर्भगृह में माता ने 9 महीने गुफा में रहकर बिताया था। दूसरा ये कि वहाँ पे आरती होती है शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे, और आरती में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए आपको आरती और गर्भगृह का दर्शन जरूर करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अर्धकुमारी में रुकिए। बात करते हैं हम दोस्तों, हम गर्भगृह के दर्शन करें कैसे। दोस्तों, गर्भगृह का दर्शन करने के लिए जो गुफा है वो बहुत संकीर्ण गुफा है। संकीर्ण गुफा होने की वजह से भक्त बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पे जो दर्शन दिए जाते हैं वो बैच में भेजे जाते हैं। आपको दोस्तों टोकन दिया जाएगा और टोकन में आपको 6 से 8 घंटा लग जाते हैं। और पीक सीजन में आते हैं, यानी आप नवरात्रि के समय में आते हैं तो आपको 12 घंटे भी समय लग सकता है आपका नंबर आने तक का। तो दोस्तों, अगर आपको 12 घंटे या उससे ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप टोकन लेके आप भवन की तरफ रवानगी ले लीजिए। अगर दोस्तों आपका 4 घंटे 6 घंटे में नंबर आता है तो आप अर्धकुमारी में स्टे कर लीजिए और अपना गर्भगृह का दर्शन करके भवन की तरफ ही प्रस्थान कीजिए। तो दोस्तों, बात करें हम अर्धकुमारी में हमको कैसे रुकना और रुकने की वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं।
दोस्तों श्राइन बोर्ड के वहाँ पे रूम बने हुए और डॉर्मेंट्री भी, वहाँ पे भी आप इसी वेबसाइट में जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी में 18 गुजारना है तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके रूम या डॉर्मेंट्री दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। दोस्तों अगर रूम भी नहीं मिलता और डॉर्मेंट्री भी नहीं मिलता तो मैं तीसरा ऑप्शन बताता हूँ आपको, वहाँ पे मिलेगा आपको हॉल। तो दोस्तों हॉल में आपको वहाँ पे कंबल दे दिया जाएगा। कंबल का जो किराया होगा वो 100 रुपये पर पर्सन होगा, लेकिन ये पैसा आपका रिफ़ंड हो जाएगा जब आप सुबह कंबल रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों आप रूम लेना चाहते हैं और आपको रूम नहीं मिल रहा है तो आप कंबल ले लीजिए। जितने आपको कंबल चाहिए, जितने पर्सन है उतने कंबल आपको इशू हो जाएगा, और अगले दिन जब आप कंबल रिटर्न करेंगे तो वो आपको 100 रुपये वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। दोस्तों अगर आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप नवरात्रि वाला सीज़न छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों नवरात्रि में माता वैष्णो देवी के बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और दूसरा ये कि आप मानसून में आने का भी प्रयास मत करिए। कारण ये कि आपको कभी कभार लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैकिंग करने के दौरान, जिससे रास्ता जाम हो जाता है, और रास्ता जाम होने की वजह से यात्रियों को समय भी लगता है और समस्या भी देखने को मिलती है। आप किसी भी वक्त आ सकते हैं इन दोनों सीज़न को छोड़कर। चलिए दोस्तों अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि हमें कितने दिन का प्लान करना चाहिए माता वैष्णो देवी के लिए। तो दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप अर्धकुंवारी के दर्शन करना चाहते हैं, माता की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं और गर्भगृह का दर्शन करना चाहते हैं तो आप 3 दिन का स्टे बनाइए। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके ट्रेन की और आने के दिन को ऐड नहीं किया है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, 1 दिन ट्रैकिंग का, 1 दिन आपका अर्धकुंवारी में रुकने के लिए और तीसरा दिन वापस कटरा जाने के लिए। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो 2 दिन ही सफिशिएंट है, क्योंकि अर्धकुंवारी में हमारा 6 से 8 घंटे में दर्शन हो जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अर्धकुंवारी से भवन की तरफ बढ़ने के लिए। दोस्तों अगर आप अर्धकुंवारी में थक चुके हैं, अगर आपका चलने का साहस नहीं है, चलने का इरादा नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे भी आपको घोड़े, खच्चर और पालकी मिलते हैं। दोस्तों अर्धकुंवारी से जो भवन तक का किराया लेते हैं घोड़े वाले, वो लेते हैं 600 रुपये और पालकी वाले लेते हैं 1700 रुपये। अगर आप वहाँ से घोड़े या पालकी से जाना चाहते हैं तो आप अर्धकुंवारी से भी जा सकते हैं। दोस्तों दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूँ तो वहाँ पे बैटरी कार भी चलती हैं। दोस्तों ये सुविधा पहले नहीं थी, ये सुविधाएं 2017 से चालू की गई है। तो वहाँ पे बैटरी कार चलती है और बैटरी कार भी आप ले सकते हैं। इसके किराए की बात करूँ तो 350 रुपये पर पर्सन पर साइड का वो लेते हैं, यानी कि एक बार जाने का 350 रुपये तक का किराया लेते हैं। यहाँ पे आधे से 1 घंटे लाइन लगाना पड़ेगा टिकट के लिए, डिपेंड करता है कितने जाने वाले की संख्या है। अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आप 350 रुपये पर पर्सन लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम हेलीकॉप्टर की भी बात कर लेते हैं। हेलीकॉप्टर से माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो कटरा से आपको 2 किलोमीटर आगे कटरा का हेलीपैड मिलेगा। कटरा से आप हेलीपैड ऑटो के माध्यम से जा सकते, वहाँ पे हेलीपैड से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं अगर टिकट कहाँ से मिलेगा, ये टिकट आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, आपको जो भी टिकट निकलवानी है वो ऑनलाइन ही निकलवानी पड़ेगी। कहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो ये आप माता वैष्णो देवी .org वेबसाइट पे जाके आप अपने हेलीकॉप्टर टिकट निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप कटरा से उड़ान भरते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर वाला उतारेगा सांझी छत। सांझी छत जगह का नाम है जहाँ पे ये हेलीपैड बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि हमने कटरा से उड़ान भरी और हम सांझी छत उतरे। दोस्तों सांझी छत से अगर हम बात करें भवन की, यानी कि माता वैष्णो देवी का जहाँ मंदिर है, तो वहाँ की दूरी है 2 किलोमीटर, और ये 2 किलोमीटर आप पैदल भी जा सकते हैं और या घोड़े खच्चर के साथ भी जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप सांझी छत उतरेंगे तो वहाँ पे आप घोड़े खच्चर भी मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट 200 से 250 रुपये पर पर्सन बताएंगे, और वहाँ से भी आप जा सकते हैं। कटरा से अगर आप सांझी छत जाते हैं तो एक बार का किराया 1730 रुपये पड़ता है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो आप कटरा से सांझी छत और सांझी छत से कटरा वापस भी आना चाहते हैं, यानी कि आप राउंड ट्रिप करना चाहते हैं, इसका किराया आपका 3460 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ जाएगा। यहीं पैदल यात्रा करते हुए, जय माता दी का जाप करते हुए आप माता वैष्णो देवी के स्थान यानी कि भवन आप पहुंच चुके हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम भवन पहुंच चुके हैं, हमारे कंधे पे जो बैग है इस बैग को कहाँ रखें, फ्रेश कहाँ हुए, अपने जूते चप्पल कहाँ रखें, ये सारा प्रश्न आता है। सबसे पहले मैं बात करूं जूते चप्पल की, तो जूते चप्पल का दोस्तों अगर आप भवन पहुंचते हैं तो आपका वहां पे जूते चप्पल रखने का फ्री स्टैंड है, वहां से टोकन दिया जाएगा और टोकन आप संभाल के अपने पास रख दीजिए। दूसरे प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों कि अगर आप भवन में अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको प्रसाद की आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ से आपको प्रसाद पैकेट मिलता है, वहाँ बेड प्रसाद भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज अलग अलग होता है, 40 रुपये, 25 रुपये होता है, 10 रुपये होता है। तो प्रसाद पैकेट भी आप ले सकते हैं, आपको जो भी प्रसाद पैकेट चाहिए आप ले सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की बात करूं, फ्रेश अगर आप होना चाहते हैं
तो वहाँ पे सुलभ बने हुए हैं, वहाँ जाके आप फ्रेश हो सकते हैं। कुछ चार्ज करते हैं तो चार्ज कर दीजिए और फ्रेश हो जाइए। दोस्तों भवन में भी बहुत सारे रूम हैं, अगर आप भवन में रुकना चाहते हैं वहाँ की ऑनलाइन बुकिंग इसी वेबसाइट पे जाके होगी, यानी कि श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग से रूम नहीं मिलता है तो भवन में भी हॉल की फैसिलिटी है, जिससे हॉल में आपको दिया जाता है कंबल, और उस कंबल का जो टाइमिंग होता है वो शाम को 9 बजे से लेके अगली सुबह 9 बजे तक का होता है, यानी कि 12 घंटे का ये समय होता है। दोस्तों ब्लैंकेट का कॉस्ट अगेन वही रहता है 100 रुपये पर पर्सन, जो कि रिफ़ंड कर दिया जाता है जब आप कंबल उनको रिटर्न करते हैं तब। चलिए दोस्तों अब लास्ट हम बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए हम लाइन में लगते हैं। दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं, यानी कि नवरात्रा को और दशहरा को छोड़कर, तो आपका 1 से 1.5 घंटे में माता वैष्णो देवी का दर्शन हो जाएगा। अन्यथा आप यही नवरात्रि में आते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे तक दर्शन के लिए आपको लग सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेडीज़ को पर्स अलाउ नहीं है। अगर लेडीज़ पर्स ले जाती भी है तो ध्यान रखिए कि उस पर्स में मेकअप का बिल्कुल भी सामान ना हो। वही अगर मैं बात करूँ जेंट्स के लिए, तो जेंट्स के लिए लेदर का बेल्ट नहीं होना चाहिए और लेडीज़ों का लेदर का पर्स नहीं होना चाहिए। मोबाइल कैमरा आपको अलाउ नहीं है। इसीलिए अगर दर्शन लाइन में आप लगते हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि दर्शन लाइन में अगर आप लग जाते हैं तो वापस निकल पाना थोड़ा सा आपको कठिनाई का सामना पड़ सकता है। इसीलिए आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों माता का दर्शन करिए, पिंडी रूप में दर्शन करिए, जय माता दी बोलते जाइए, अपनी विशेष माँ की मनोकामना मांगिए और जय माता दी बोल के आप आगे बढ़िए। दोस्तों दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। दोस्तों हम अब बात करते हैं कि हम भवन में पहुंच गए तो यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों भवन में ही आपके बहुत सारे होटल्स हैं, श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाए गए, यानी कि ट्रस्ट की तरफ से वो होटल है, तो वहाँ आप होटल में जा सकते हैं। आपको नॉमिनल फेरी मिलेगा, वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी, लंच की फैसिलिटी और डिनर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमें भैरव मंदिर कैसे जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अब भैरव मंदिर की तरफ। जहाँ माता का मंदिर है वहीं से आपको 2 किलोमीटर की चढ़ाई और करनी है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो वहीं से आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर बात करूं घोड़े खच्चर की, तो घोड़े खच्चर भी वहां से चलते हैं। उन लोगों का भी किराया 250 से 300 रुपये आपको एक बार का लेंगे। अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, जो कि 2 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर तीसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है आपका रोपवे। दोस्तों अभी रोपवे 2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। रोपवे की टिकट की बात करूं तो आपका ये 100 रुपये एक पर्सन का आपका लगता है जाने का और वापस आने का, यानी कि राउंड ट्रिप का आपका 100 रुपये लगता है। तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। दोस्तों भैरव मंदिर में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में आपके भैरव मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं। वहीं आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट ही केवल लगेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फाइनली बजट की। वैष्णो देवी की यात्रा में कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे खर्चे को 3 भाग में कैटेगराइज किया है। पहले कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर आप पैदल यात्रा करते हैं माता वैष्णो देवी का, यह आपका 3000 से 3500 रुपये प्रति व्यक्ति आपका खर्चा आ जाएगा। यही मैं बात करूँ घोड़े खच्चर से करते हैं तो आपका खर्चा लगभग 6000 से 7000 रुपये प्रति व्यक्ति आ जाएगा। और लास्ट हम बात करते हैं अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं तो उस केस में आपको 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा आ जाएगा। दोस्तों ये खर्चा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कटरा से लेकर माता वैष्णो देवी के भवन तक का है, यानी कि माता वैष्णो देवी के दर्शन होने तक का बता रहा हूँ। इसमें मैं किसी भी शहर से आप आ रहे हो फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट और शॉपिंग के कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगली यात्रा आप किस जगह का चाहते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी। आपकी यात्रा मंगलमय हो।